हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका पैथोजेनेसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, एक एक चीज को हम लोग बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो कि जीआईटी डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये अगर बात करें चैप्टर का तो चैप्टर 3C का सेकेंड पार्ट है। अगर सिलेबस पे नजर डाले तो चैप्टर 3A ये है, बी है ये, एंड 3C में आपको पढ़ना है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जिसमें इससे पहले मैंने GERD पढ़ा दिया है, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। और ये आज मैं पेप्टिक अल्सर डिजीज पढ़ाने वाला हूँ, PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज पढ़ाने वाला हूं। ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि दोनों चीज सेम है, नहीं। गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज में एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी पेट का कंटेंट यानी स्टमक एसिड वगैरह वापस से ये स्फिंक्टर के कमजोर होने की वजह से वापस से इसोफेगस में बार बार जाता है, तो वो अलग चीज है, जिससे हार्ट बर्न का शिकायत वगैरह आता है, सीने में जलन, करेजा धधकना, हर समय गले में खाना रखा रहना, खट्टा ढकार आना, ये सब सिम्टम होते हैं गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज के। लेकिन पेप्टिक अल्सर में भी कुछ कुछ ऐसा होता है, लेकिन इसमें पेट दर्द भी करता है, जी मतलता भी है, उल्टी भी होती है। यहाँ पे एक्चुअली पेट में घाव हो जाता है। अल्सर का मतलब है घाव हो जाना, तो ये पेप्टिक अल्सर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट लगभग सेम है। वो चीज़ें आप आगे क्लियरिटी से और समझेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हाँ चलो अब सुनो ध्यान से, कोई भी चैटबाजी के चक्कर में मत रहना, इसलिए चैट ओपन रखा हूं ताकि जिसको भी दिक्कत हो चैट को कट करने का ऑप्शन देता है। ये देखो कट करने का ऑप्शन मैंने कट कर दिया ना, वैसे आप भी कट कर देना, फालतू का चैट वगैरह मत देखना। ठीक है, स्क्रीन भी बड़ा दिखेगा। अदरवाइज चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, आज के टॉपिक का है हमारा क्या, पेप्टिक अल्सर। क्या होता है पेप्टिक अल्सर जी? तो पेप्टिक अल्सर क्या कह रहा है, देखो अल्सर्स, अल्सर मतलब होता है घाव। अल्सर ऑकर व्हेन स्टमक एसिड डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलोंग विद द बर्निंग स्टमक पेन। यानी स्टमक एसिड की वजह से, जैसे मान लो ज़्यादा एसिड बन रहा है, उस एसिड की वजह से अगर जो आपके आंत के दीवार में या तो पेट की दीवार में, पेट में एक म्यूकस लाइनिंग होती है, वो म्यूकस लाइनिंग डैमेज हो जाए और छोटा सा घाव बन जाए, किसकी वजह से? एसिड की वजह से, तो उसको अल्सर कहते हैं। अब ये अल्सर कहाँ कहाँ हो सकता है? तो अल्सर भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्टोमक अल्सर, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर के भी तीन टाइप होते हैं। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि पेट के दीवार में होता है। ठीक है, और बताओ डुओडेनल अल्सर कहाँ होगा? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डुओडेनम होता है, उसके म्यूकस लाइनिंग में अगर जो घाव हो गया तो वो डुओडेनल अल्सर। एंड अगर जो है ना, ये आपका इसोफिजियल लाइनिंग में, अगर इसोफेगस के आसपास कई बार होता है ना, एसिड रिफ्लक्स की वजह से लगातार लॉन्ग टर्म एसिड रिफ्लक्स हुआ तो ये डैमेज हो जाता है, तो वो भी हो सकता है इसोफिजियल अल्सर, उसको इसोफिजियल अल्सर कहते हैं। एंड ये तीनों मिल करके बनता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, बर्निंग पेन होता है, जलन के साथ दर्द होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है अल्सर तब होते हैं जब पेट का अम्ल यानी स्टमक एसिड पाचन तंत्र की परत यानी लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? को नुकसान पहुंचाता है, जिसके साथ पेट में जलन वाला दर्द होता है। समझ रहे हो बात को? अल्सर क्या होता है? तो अल्सर तब होता है जब पेट का एसिड यानी स्टमक एसिड पाचन तंत्र का जो परत है यानी जीआईटी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें जो म्यूकस लेयर है उसको नुकसान पहुंचाता है, डैमेज कर देता है ना, डैमेज कर देता है। तो पेट में जलन होता है, जलन वाला दर्द होता है, बर्निंग पेन होता है। देखो बर्निंग स्टोमक पेन इसका मेन सिम्टम है, यानी पेट में जलन होगा, उसके साथ साथ दर्द होगा, तो ये आपका है क्या, अल्सर का पहचान। ठीक है, अल्सर। तो अल्सर में क्या होता है, देखो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये आपका स्टोमक है, तो स्टोमक में देखो अल्सर कहाँ कहाँ हुआ है, अल्सर के बारे में लिखा क्या क्या है समझो। देखो भाई, ये स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड है, ये जो पीला पीला दिखाया गया ये एसिड दिखाया गया। अब एसिड के हाइपर सेक्रेशन की वजह से या एसिड ज़्यादा बनने की वजह से देखो पेट में कैसे घाव हो गए हैं, यहाँ घाव हो गया है, यहाँ घाव हो गया है, तो उसी घाव को अल्सर कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखो, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर रिलीज्ड इनटू द स्टमक। अगर एक्सेसिव अमाउंट में एसिड बन गया, गैस्ट्रिक जूस बन गया, तो एक्सेस सिक्रीशन इवेंचुअली ब्रेक डाउन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, जिससे स्टमक की लाइनिंग को, एक म्यूकस लाइनिंग होती है जो म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, वो लाइनिंग डैमेज हो जाती है एंड फिर इस तरीके का घाव बनता है, अल्सर बनता है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। ये गैस्ट्रिक क्योंकि ये पेट में हुआ, अगर ये डुओडेनम के एरिया में हुआ तो
बताओ डुओडेनम के एरिया में हुआ तो वो क्या कहलाएगा? डुओडेनम के एरिया में हुआ तो वो डुओडेनल अल्सर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डुओडेनल अल्सर कहलाएगा। और अगर ये इसोफेजियल के एरिया में हुआ तो इसोफेजियल अल्सर कहलाएगा, है ना? बताओ भाई, है ना? बताओ भाई, चाहत जी, अभी पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं इस पर ध्यान देना। बताओ भाई, अल्सर में आपको समझ में आया अल्सर क्या होता है? तो अल्सर जो पेट का एसिड है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें एसिड होता है। एसिड के हाइपर सेक्रेशन की वजह से जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का जो इनर लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग है, वो डैमेज हो जाए और घाव बना दे, है ना, तो उसको अल्सर कहते हैं। अब ये अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर, ये डोडेनल अल्सर हो सकता है, और ये इसोफिजियल अल्सर हो सकता है। तो वही देखो टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के टाइप्स होते हैं। जैसे एक नंबर में क्या है, तो ये एक नंबर कहाँ हो गया? डुओडेनम का एरिया है। तो अगर डुओडेनम में हो गया तो डुओडेनल अल्सर, है ना? सर जीआईटी में पता कैसे चलेगा कि अल्सर हो गया है या इंटेस्टाइन में हुआ है? जीआईटी भाई अभिषेक गौतम जी, अभी से ही तुम अब डॉक्टर बनने लग गए यार, पहले पढ़ तो लो, पहले पढ़ तो लो। पेट के दर्द से पता चलता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, बाकी नहीं तो फिर इंडोस्कोपी वगैरह की जाती है, उससे पता चलता है। चलो, डुओडेनल अल्सर, है ना? मेन आपको पैथोजेनेसिस पढ़ना है, दवा क्या चलती है वो सीखो। डायग्नोसिस आपके स्टडी में नहीं है, डायग्नोसिस हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिलेबस नहीं पढ़ना है, डॉक्टर नहीं बनना है दोस्त, फार्मासिस्ट बनना है। सुनो, डुओडेनल अल्सर, डायग्नोसिस अपन के सिलेबस में नहीं है। सुनो, डुओडेनल अल्सर, ठीक है। फिर उसके बाद है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट में घाव हो जाता है तो इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। एंड इसोफिजियल अल्सर, इसोफिजियल अल्सर ये वाला एरिया हुआ, ये वाला एरिया। एंड खास बात है कि ऐसा नहीं कि किसी को डुओडेनल अल्सर है तो अलग दवा चलेगा, किसी को स्टमक अल्सर है तो अलग दवाई चलेगा, इसोफिजियल अल्सर है तो अलग दवाई चलेगा। मोस्टली सेम मेडिसिन चलते हैं, है ना? मोस्टली सेम मेडिसिन चलता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कौन सा अल्सर है, नहीं है, आपका सेम मेडिसिन चलता है। भाई अल्सर का सिम्टम है, मेन सिम्टम है ना? यहाँ भैया ये सिम्टम बोल रहा है, पेशेंट को ये दवा दे दिया जाए। समझ रहे बात को? हाँ। माउथ अल्सर होता है वो अलग चीज़ है, वो पानी की कमी, विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से होता है, वो अलग है। सुनो, ये गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की बात कर रहे हैं। जैसे मुंह में देख कैसे अल्सर होता है तो घाव टाइप का बनता है, वैसे पेट के अंदर बन जाता है, ठीक है। तो वही बोला टाइप्स ऑफ अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ होता है बताओ? सवाल आएगा ये बताओ भाई गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ होता है? नेहा जी बताइए। तो ये ऑकर्स इन द स्टोमक, स्टोमक में होता है ना? है ना? ठीक है। चलो, डुओडेनल अल्सर ऑकर्स इन, ठीक है, चलो ये आपका डुओडेनल अल्सर ऑकर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है, जबकि ये आपके बोलेगा इसोफिजियल अल्सर तो इसोफिजियल लाइनिंग में होता है। कारण क्या है, कैसे होता है, क्या होता है? इटियोलॉजी। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको सुनने को मिलेगा कि सबसे मेन तो ये है, सुनो, अलग अलग लाइनिंग है। पहला लाइनिंग क्या है देखो, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का जो लाइनिंग है, इसोफेगस का लाइनिंग है या स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइनिंग है, डिजेनरेट कर जाता है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक, अलग अलग फैक्टर की वजह से। पहला है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। यस, एक बैक्टीरिया पाया जाता है हेलिकोबैक्टरी, हेलिकोबैक्टर का इन्फेक्शन समझते हो? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जानते हो क्या होता है बताओ? तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जिसको यहाँ पे होता है, ये देखो बैक्टीरिया दिख रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। याद रखना, पूछा जाएगा कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन क्या कॉज करता है, तो अल्सर कॉज करता है। तो ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन की वजह से अल्सर हो सकता है, ये एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्टिंग स्टोमक, स्टोमक को इन्फेक्ट करेगा एंड काउजिंग इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। एनएस एड्स जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेट, पहला तो कारण ये हो गया हेलिकोबैक्टर के वजह से, और एक्सेस एसिड प्रोडक्शन की वजह से, ये भी एक कारण है। दूसरा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, वो इन्फेक्शन क्या करता है, वो घाव बना देता है और उसके बाद एसिड और ज़्यादा गहरा कर देता है। और एक कारण ये भी है कि अगर आप एनएस एड्स जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल जो दर्द की दवा है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली यानी लगातार लंबे समय तक, तो इसका साइड इफेक्ट है कि यह आपको अल्सर कॉज करेगा। दिस इंक्रीजेज द रिस्क इन वुमेन एंड पीपुल इन देयर 60s, है ना? मतलब जो लगातार लंबे समय तक एनएसएड्स लगातार कंटिन्यूअस यूज कर रहा है, तो ज्यादातर चांसेस है कि 60s की उम्र जाते आते उसको अल्सर कॉज करेगा। क्योंकि ये सवाल भी बनता है कि एनएसएड का साइड इफेक्ट क्या है, तो ये अल्सर कॉज करता है, पेप्टिक अल्सर।
पेप्टिक अल्सर, है ना, वेरी गुड, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। एंड कोई स्मोकिंग कर रहा है उसकी वजह से, अल्कोहलिज्म, रेडियोथेरेपी, कैंसर ऑफ द स्टमक, ये सब भी कारण हो सकते हैं आपके क्या ये क्या कहते हैं, कारण हो सकते हैं आपके अल्सर होने का। अब इसके पैथोजेनेसिस कैसे होता है अल्सर, तो देखो भाई, एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज ओनली वन फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। यानी अगर गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा बन गया, एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड, ये मेन फैक्टर है, यही मेन फैक्टर है इसके वजह से। ओके सौरभ जी, आपके उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी फिलहाल टॉपिक पर रहते हैं। सौरभ जी कह रहे हैं सर मुझे क्रोन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो इलियल अल्सर है ना, पैसा इसको प्लीज़ इसको बता दीजिए 10 मंथ से दवा खाएं। सौरभ कनौजिया जी कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, आईबीडी के बारे में, तो वहाँ पे बताएंगे। चलो अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस पर ध्यान दो। एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जब बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है तो चलो भाई, है ना, बहुत बढ़िया। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है जो रेडियोलॉजिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आप यूज कर रहे हैं उस दौरान। चलो बाबू, आप लोग उस लायक नहीं हो कि आपका चैट ओपन रखे हुआ है, कुछ से कुछ फालतू फालतू बात करने लगते हो यार, टॉपिक से हट के यार परेशान कर देते हो यार, पढ़ाने नहीं दोगे ऐसे में। देखो भाई, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, अच्छा कहता है बच्चा की चैट ऑफ करके रखिए, बच्चा उस लायक नहीं है यहाँ पे। चलो यार देखो, क्लास में जब पढ़ो तो क्लास में जब टीचर 100% दे रहा है तो आपको भी 100% देना है, नहीं पढ़ना है तो निकल जाओ क्लास से। क्लास में वही चैट कीजिए जो टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है ना स्टूडेंट ना टीचर, और टॉपिक अच्छे से स्मूथली समझ में आता है। कोई पूछ रहा है यहाँ का बात, कोई पूछ रहा है वहाँ का बात, अब उसका बात बताने लग जाएंगे तो सारा बच्चा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं ना होगा, गैप हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा मूड से आए थे यार, ऐसे नहीं किया करो। अब आप लोग का कभी नहीं चैट ऑन करेंगे। चलो, अल्सर स्टोमक एसिड, अल्सर क्या होता है, तो जब आपका स्टोमक एसिड ज़्यादा होता है तो इस प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या हो जाता है, बर्निंग पेन होने लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे घाव बना देता है, उसी को अल्सर कहते हैं। अब ये अल्सर के टाइप्स थे, गैस्ट्रिक, डुओडेनल, इसोफिजियल। कारण अलग अलग है। एक बहुत अच्छा कारण, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, एनएसएड का साइड इफेक्ट होता है, यानी एनएसएड लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं, तो उससे आपको गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन और एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो जाता है तो पहला तो कारण ये है कि ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो जाएगा। दूसरा, डिक्रीज्ड म्यूकोजल डिफेंस, यानी जो म्यूकोजल डिफेंस है, यानी ये जो तो एक पतला सा लेयर होता है अंदर में, इसको म्यूकस लेयर कहते हैं, ये होता है म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर अगर जो डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब डिक्रीज्ड म्यूकोसल डिफेंस अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड इज अनदर कॉज, यानी कि डिक्रीज्ड म्यूकोसल डिफेंस, यानी जो म्यूकोसा का डिफेंस है ये भी थोड़ा कमजोर हो जाएगा एसिड की वजह से, तो भी हो सकता है, यानी आपका म्यूकस लेयर हो सके कमजोर हो जाए और ज़्यादा एसिड बनने लग जाए, ये कारण है। द इंटीग्रिटी ऑफ अपर जीआईटी ट्रैक इज डिपेंडेंट अपॉन द बैलेंस बिटवीन हॉस्टाइल फैक्टर सच एज गैस्ट्रिक एसिड और एच पाइलोरी, क्योंकि आपका ये म्यूकस लेयर अगर जो बढ़िया रहेगा, डिफेंस प्रोवाइड करेगा, तभी ये एसिड से बचा पाएगा एंड एच पाइलोरी से भी बचा पाएगा। अगर वो कमजोर हुआ तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा, फिर भी अल्सर हो जाएगा, ज़्यादा एसिड बनेंगे उससे भी अल्सर हो जाएगा, तो ये चीज़ें अल्सर कॉज करता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या क्या हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, सिम्टम्स क्या क्या हैं सुनना, लक्षण, ठीक है, लक्षण क्या क्या है, तो लक्षण में क्या कहता है, सम पीपल्स हैविंग अल्सर्स हैव नो सिम्टम्स एट ऑल, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसको अल्सर है लेकिन पता ही नहीं चलता है। हाउएवर फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ एन अल्सर, वो भी कहीं ना कहीं, हाँ कुछ लोगों में ये एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स आते हैं, जैसे बिटवीन मील्स, खाना खाने के दौरान, या तो एट नाइट, रात के दौरान, बीटिंग और बर्निंग डिस्कम्फर्ट इन द मिडिल और अपर स्टमक, पेट के बीच वाले हिस्से में या तो अपर स्टमक में बहुत ज़्यादा बर्निंग, जलन हो, जलन के साथ दर्द, यहाँ पे बर्निंग और पेन दोनों चीज होता है, बर्निंग विथ पेन, ठीक है, ध्यान रखना स्टमक में होता है, ये मेन इसका सिम्टम है। अ पेन दैट गोज अवे व्हेन समथिंग इज इंजेस्टेड, मतलब क्या करता है, जब कुछ आप निगलते हो या तो एंटाएसिडीज लेते हो तो उस कंडीशन में आपको जलन महसूस हो, दर्द महसूस हो, तो वो आपका कहीं ना कहीं ये आपका क्या कहते हैं किसका सिम्टम है, यानी जब आप खाना कुछ निगले तो जाहिर सी बात है एसिड निकलेगा, एंटा एसिड लिए तो उस कंडीशन से वहाँ पे आपको जलन होता है, महसूस होता है। बाकी कुछ सिम्टम्स हैं, देखो यहाँ पे और भी सिम्टम्स मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक इमेज में लिया हुआ है, देखो बर्निंग इन अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी हिस्सा में बर्निंग होता है, दर्द होता है, ब्लोटिंग, पेट फुला फुला लगता है, अपच जैसा महसूस होता है, गैस जैसा महसूस होता है, हार्ट बर्न, यानी हार्ट बर्न की समस्या देखने को मिलती है, सीने में कलेजा धधकता रहता है
है ना। और यहाँ पे नोजिया और वॉमिटिंग, ये सवाल काफ़ी बार पूछा हुआ है GERD और इससे मिला के कि बताओ भाई, एक सेकेंड, हाँ बताओ भाई कि आपका क्या GERD में यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी पेट दर्द हो रहा था, ब्लोटिंग हो रहा था, पेट में मतलब ये हार्ट बर्न हो रहा था, सीने में जलन हो रहा था, उसमें भी होता है। GERD में पेट दर्द नहीं होता, पेट दर्द नहीं होता, लेकिन सीने में जलन वगैरह होता है। तो क्या उसमें नोजिया और वॉमिटिंग होती है? क्या उल्टी और जी मितलता है? नहीं, उसमें उल्टी नहीं होता है, उसमें उल्टी नहीं होता है GERD में, लेकिन इसमें उल्टी होता है क्योंकि वो एसिड रिफ्लक्स, उसमें उल्टी क्यों होगा? यहाँ उल्टी, नोजिया और वॉमिटिंग होती है। डार्क स्टूल डार्क आने लग जाता है। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होने लग जाते हैं, देखो वही लिखा हुआ है। ब्लोटिंग यानी पेट फूलने जैसा महसूस होता है। हार्ट बर्न यानी सीने में जलन। नोजिया और वॉमिटिंग मितली या उल्टी होता है। डार्क और ब्लैक स्टूल ड्यू टू ब्लीडिंग, आंत में खून आ रहा है, उसकी वजह से, खून बहने की वजह से आपका मल काला पड़ जाता है। वॉमिटिंग, उल्टी, वेट लॉस, वजन कम होना। सीवियर पेन इन द मिड टू अपर एब्डोमेन, बीच और ऊपर वाले हिस्से में, देखना लोअर में नहीं, अपर में हिस्से में दर्द होता है। अपर एब्डोमेन एरिया में जलन के साथ दर्द हो, पेट के मध्य से ऊपरी भाग, बीच से ऊपरी भाग में अगर जलन के साथ दर्द हो तो समझ जाना ये एक हार्ट अल्सर का सिम्टम है। तो भैया इतना ही समझ में आ जाता है कि पेट में जलन के साथ दर्द हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है। और कैसे डायग्नोस करोगे? तो पेट में जलन के साथ दर्द हो और ब्लोटिंग हो, पेट फुला फुला लह रहा है, उल्टी भी आ रही है, जी उल्टी जैसा लग रहा है, मन उल्टी हो नहीं रही है लेकिन उल्टी जैसा नोजिया या वॉमिटिंग का कंडीशन है, और स्टूल वगैरह थोड़ा डार्क आ रहा है, तो समझ जाओ कि कंफर्म ये अल्सर का कंडीशन है, अल्सर की दवाएं चलेंगी। और GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये क्या होता है? वो एक रिफ्लक्स डिसीज है, एसिड रिफ्लक्स करता है, वहाँ खट्टा ढकार आता है, मन भरा भरा रहता है, और सीने में जलन उसका मेन है, सीने में जलन, उसमें पेट उठ दर्द नहीं करता है ना। हाँ, वो होता है उसका। अब है ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में देखो, एक पहले तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ लो। जीवन शैली में बदलाव, थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बोलो भाई। अरे यार ये क्या हो गया? क्या बंद किया जी? के बंद कर ला रे? कौन सी बंद कर ला रेगा? दही तो दू थप, वहां करंट मारे छे। सॉरी गाइज, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, इंटरनेट भी चला गया होगा। मेरा जो भैगना है ना बहुत बदमाश है, जाके इन्वर्टर का लाइन काट दिया, बताइए। छोटा है ना अभी। रुक जाइए गाइस, थोड़ा इंटरनेट कनेक्ट होने दीजिए। पूरा क्लास खराब कर दिया क्यों लड़का। रुक जाइएगा, इस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया वो। गाइस देखिए, अभी आवाज़ जा रही है? एक बार थोड़ा कंफर्म करिए, थोड़ा दिक्कत हो गई थी बीच में। हेलो जी। अचानक से लाइट चली गई थी, लाइट गई नहीं थी। मेरा भैगनवा है ना बड़ा बदमाश है,
वो जाके इन्वर्टर का लाइन काट दिया, उसी से वाईफाई कनेक्टेड है, उसी से लाइट कनेक्टेड है, उसी से सब कुछ। बड़ी कुरफात है जी, तनी को का है भी 3 साल में इतना, बताओ यार। अभी क्लास नहीं ले रहे तो उसको जाके देते दूध थाप हम। इंजीनियर बनना, इंजीनियर अभी बनता है वो, कुछ खोलते रहेगा, बंद कर दे। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी सही है ना। अभी बताइए, इन्वर्टर का लाइन काट दिया जाके, मूर्ख नहीं तो। चलो हम लोग पढ़ते हैं अपना टॉपिक, पढ़ रहे थे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइज, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन क्या करूँ यार, आपसे ज़्यादा मैं हो गया डिस्टर्ब, टॉपिक का फ्लो घट गया। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। देखो भाई, इसके ट्रीटमेंट के लिए लाइफ स्टाइल चेंज करना भाई, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलो, अल्कोहल छोड़ने के लिए बोलो, डाइट में आहार में परिवर्तन, थोड़ा ओवर ईटिंग नहीं करना, हल्का ईटिंग करना है, और लेस यूज ऑफ एनएसिड्स, एनएसिड क्लास के ड्रग्स का यूज कम करना है। अब मेन आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेन है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या चलता है, तो यहाँ पर कारण क्या क्या हो रहा था, देखो एसिड ज़्यादा बन रहा था, तो सबसे पहले तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला ड्रग होता है एंटा एसिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना, एंटा एसिड कैसे काम करता है, तो न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ना। चलो भाई, आवाज़ आ रही है, क्लियर हो रहा है सब कुछ। चलो, तो ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है कौन, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या करता है, चलो भाई चैट ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से रिपीट कर सको, कुछ भी आलतू फालतू बातें मत करना यार। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, यानी गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम। न्यूट्रल मतलब समझते हो, ये एक्चुअली एसिड जो आपके पेट में है वो एसिड है, और एसिड को न्यूट्रल करना है तो बेस दे दो, बेस दे दो। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके आपस में साल्ट प्लस वाटर बनाता है, मतलब नॉर्मल हो जाए, न्यूट्रल हो जाता है, एसिडिक इफेक्ट कम हो जाता है, तो वही न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एंटासिड। और ये एंटासिड सब बेस होते हैं, जैसे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है। जैसे एक बहुत पॉपुलर है म्यूकेन जेल, एंटासिड है। ये एंटासिड में होता क्या है पता है, ये देखो एक एनेस्थेटिक एंटासिड है, यानी दर्द भी कम करता है, बर्निंग पेन हो रहा है उसके साथ ही साथ, तो उस कंडीशन में ये होता है। तो देखो इसमें होता क्या है, आप अगर गौर करोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यही सब तो होता है। तो यही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे कि एसिडिक इफेक्ट को कम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है। अब पहला तो ये हो गया एंटा एसिड, दूसरा होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, तो H2 रिसेप्टर जो आपके गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में पाए जाते हैं, यानी जो पेट है ना, ये पेट है, ये देखो ये पेट है, पेट में गैस्ट्रिक पैराइटल सेल होता है, इसमें H2 रिसेप्टर होता है। यही रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो एसिड का प्रोडक्शन होता है, एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देते हैं, जो कि H2 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, H2 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है रिड्यूस एसिड सिक्रीशन, एसिड कम से कम बनेगा, एसिड कम से कम बनेगा, जिसमें एग्जांपल में सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। देखो रेनिटिडीन का टैबलेट है ना, एसीलॉक 150 के नाम से आता है, तो ये आपका सेनिटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, यानी टिडीन वर्ड लगा होता है, टिडीन वर्ड लगा हो, यानी टिडीन वर्ड लगा हो तो समझ जाना वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद एक है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स PPIs। इसका भी काम यही है, इसका भी काम यही है, प्रोफाउंड सप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को। क्यों, क्योंकि जो आपके पेट में पेराइटल सेल है वहाँ पे प्रोटोन पंप पाया जाता है, प्रोटोन पंप, प्रोटोन पंप। और ये प्रोटोन पंप एक्टिव होगा तब जाकर के, ओपन होगा तब जाकर के गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होगा, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होगा, यानी एसिड बनेगा। अगर हम इसी प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर दें, रोक दें, तो क्या गैस्ट्रिक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा। तो वही चीज़ करने का काम ये भी करता है, रिड्यूसेस गैस्ट्रिक एसिड। तो या तो डॉक्टर अक्सर करते हैं, या तो कोई एक सजेस्ट करते हैं, या तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और ये तो पेट्रोन पंप, ज़्यादातर पेंटोप्राजोल, पेन 40, देख रहे हो पेन 40, ओमेप्राजोल, यही सब यूज़ होता है।
है ना। अगर थोड़ा कम सीवियर है तब जाकर के रेनिटिडीन या सिमेटिडीन में आते हैं। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, यानी बस काम करता सेम है। ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एसिड का सिक्रेशन कम करता है, ये प्रोटोन पंप को इनहिबिट करके एसिड का सिक्रेशन कम करता है। इसके लास्ट में प्राजोल रहता है, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, इसमें प्राजोल लगे होते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक ड्रग होता है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, अच्छा ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट क्या करता है, तो जो म्यूकस है ना, म्यूकस लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक अलग से एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है उसके ऊपर, है ना। ये होते हैं सुक्राल्फेट। ये सुक्राल्फेट आपको दिख रहा है, ये देखो सुक्राल्फेट का सिरप सजेस्ट किया जाता है, ये सुक्राल्फेट ऑक्सीटेकिन सस्पेंशन, है ना। ये क्या करता है कि पेट के ऊपर जो अल्सर वगैरह हो जाते हैं तो ये अल्सर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बिस्मथ कंपाउंड और सुक्राल्फेट ये प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक एंड डुओडेनल म्यूकोसा, यानी म्यूकोसा के ऊपर या अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है, ठीक है, यानी उसको अल्सर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, खाना वगैरह पच नहीं रहा है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टी हो रहा है, पैखाना हो रहा है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक चलती है। यानी समझ जाओ कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एमॉक्सिसिलिन चलाओ, या तो क्लेरिथोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ये सब चलता है। मेट्रोनिडाजोल, क्लेरिथोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, इसमें एमॉक्सिसिलिन ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, या तो मेट्रोनिडाजोल होता है। अगर कॉमन डायरिया वगैरह है तो मेट्रोनिडाजोल। अदरवाइज अगर जो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन आपको कन्फर्मेशन है कि दर्द वगैरह भी हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो एमॉक्सिसिलिन वगैरह चलता है। यानी वहाँ पर एक चल जाएगा एंटासिड, दूसरा चल जाएगा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या पीपीआई इनिबिटर, कोई दोनों में से एक, एंड फिर उसके बाद हो जाता है आपका हो जाता है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जैसे सुक्राल्फेट म्यूकस को प्रोटेक्ट करेगा, एंड फिर एच पाइलोरी को खत्म करने के लिए आपका एक आता है एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया है। फिर अगर किसी को NSAID की वजह से हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, मतलब अगर किसी को NSAID के ओवर यूज की वजह से अल्सर हुआ है तो इंक्रीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, तब उस कंडीशन में मीसोप्रोस्टॉल देते हैं। मीसोप्रोस्टॉल कब देते हैं, तो मीसोप्रोस्टॉल देते हैं अगर किसी को NSAID के साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है, तो ये बहुत कम होता है लेकिन अगर होता है तब, ठीक है। चलो, तो अब यही चीजें हैं कि इसके इन्फेक्शन, इसके लिए क्या क्या, एंटासिड, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनिबिटर, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट, एंटीबायोटिक फॉर एच पाइलोरी एरेडिकेशन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये सब चलते हैं, ठीक है। है ना। चलो, ये जो है ना आपका, ये जो देख रहे हो आपका म्यूकेन जेल, ये न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ एनेस्थेटिक है, एनेस्थेटिक एंटासिड है, यानी पेट के दर्द को भी कम करता है, अपने आप दर्द कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा है तो भाई स्पास वगैरह दे सकते हो, मेफ्टाल स्पास वगैरह, वो भी दर्द को कम कर देगा। ड्रग्स, मेफ्टाल स्पास अगेन एक एनासिड है तो यहाँ नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर भाई यही चीज़ें होंगी कि एंटासिड दो, एसिड के सिक्रेशन को कम करो, अपने दर्द आराम हो जाएगा, ठीक है। चलो, ड्रग यूज टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड आर कॉल्ड, यहाँ पे कोई भी एनासिड ड्रग नहीं देते क्योंकि एनासिड और ज़्यादा अल्सर कॉज करवाता है। ड्रग यूज टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, न्यूट्रलाइज कर रहा है तो न्यूट्रलाइज क्या, पीपीआईज करेगा, प्रोटोन पंप, देखो इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, पीपीआईज का फुल फॉर्म, तो मैंने बताया पीपीआईज का फुल फॉर्म प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, ठीक है। हाँ, याद रखना। H2 ब्लॉकर्स नहीं, एंटासिड, यस एंटासिड, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। H2 ब्लॉकर रेनिटिडीन वगैरह, फेमोटिडीन, ये एसिडिक सिक्रीशन को कम करता है H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। प्रोटोन पंप इनिबिटर, ये प्रोटोन पंप को इनिबिट करके एसिड का सिक्रेशन कम करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है सुक्राल्फेट, सुक्राल्फेट, अरे भैया सुक्राल्फेट तो प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाता है ना, न्यूट्रलाइजिंग एसिड नो, इनिबिटिंग प्रोटोन पंप नहीं, प्रोटेक्टिंग अल्सर बेस, यस अल्सर के बेस को या म्यूकस लेयर को प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है। आंसर सी, आंसर सी, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाने का काम करता है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ड्रग इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज्ड इन एनासिड इंड्यूस्ड अल्सर, इसमें कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो कि एनासिड इंड्यूस्ड अल्सर, यानी एनासिड की वजह से जो अल्सर होता है उसके लिए कौन सा यूज होता है, तो मीसोप्रोस्टॉल, मीसोप्रोस्टॉल, वेरी गुड, मीसोप्रोस्टॉल, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक है, रेनिटिडीन H2 ब्लॉकर है, ओमेप्राजोल पीपीआई इनिबिटर्स है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज, पेप्टिक अल्सर का मेन कारण क्या है, वायरल इन्फेक्शन नो, एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं, फंगल इन्फेक्शन नहीं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क फैक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज? पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर क्या है? हाई फाइबर डाइट? नहीं, ऐसा नहीं है। यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स? यस। लॉन्ग टर्म यूज अगर करेंगे तो उससे होगा। है तो मॉडरेट अल्कोहल, ऐसे नहीं थोड़ा बहुत अल्कोहल लेने से भी कुछ नहीं है। लो फैट डाइट, ऐसा भी नहीं। मेन है एनएसएड, अगर लंबे समय तक यूज करोगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है पेप्टिक अल्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर? इसमें से कौन सा कॉमन सिम्टम है? अब इसमें कंफ्यूजन होता है। सीवियर चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा? नहीं, ये तो एंजाइना का होता है, ये एंजाइना का होता है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग, हाँ ब्लोटिंग होती है, लेकिन कॉमन सिम्टम ब्लोटिंग और भी कारण में हो जाएगा, है ना। ब्लोटिंग नहीं है करेक्ट आंसर, नहीं ब्लोटिंग नहीं है करेक्ट आंसर। कंसिस्टेंट बैक पेन नहीं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, यस नोजिया वॉमिटिंग लगातार हो रहा है, या तो बर्निंग सेंसेशन। अगर नोजिया वॉमिटिंग आंसर नहीं होता तो आंसर जाता ये बर्निंग पेन इन अपर अब्डोमेन, वो मेन आंसर होता है। उसके बाद नोजिया वॉमिटिंग, तब जाके एब्डोमिनल ब्लोटिंग। ब्लोटिंग तो गैस की वजह से हो रहा है दोस्त, इनडाइजेशन की वजह से भी। चलो ओके, चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली ये टॉपिक आपका यहीं पर एंड हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस रहा, इसके लिए माफ़ करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताना। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी के साथ सब लोग जरूर जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।